अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का बायोलॉजी के अंदर जो न्यू सिलेबस के हिसाब से हमारा पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले ये समझते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, यानी इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं ये हमको समझना है। पहले इसके नाम की ही एनालिसिस कर लेते हैं हम। तो इसमें 3 हिस्से हैं। सबसे पहला है रिप्रोडक्शन, दूसरा है लोअर एंड हायर प्लांट्स। यहाँ पर अहम चीज़ है प्लांट्स, यानी हमको प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। और प्लांट्स जो 2 टाइप के पढ़ना है, लोअर एंड हायर प्लांट्स के ताल्लुक से हमको इनका रिप्रोडक्शन समझना है। तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले कि प्लांट्स है क्या। समझते हैं प्लांट्स होते क्या है, इनकी कुछ खुसूसियात या इनकी कुछ डिटेल्स समझते हैं हम। प्लांट्स, जिनको उर्दू में कहा जाता है नबातात। नबातात और प्लांट्स ये जो है, अगर हम इसकी थोड़ी डिटेल्स में जाए तो अरिस्टोटल के ज़माने से ही और बाद में कार्ल लिनियस नामी साइंसदान ने सबसे पहले एक तरीका बताया जिसका नाम है 2 किंगडम सिस्टम। बहुत फेमस तरीका है, कार्लस लिनियस नामी साइंसदान ने बताया था। कार्लस लिनियस नामी साइंसदान ने 2 खुसूसियात को जहन में रखते हुए तमाम जानवरों को, यानी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप में तकसीम किया। और वो दोनों खुसूसियात की बिना पर जो तकसीम किया गया था वो खुसूसियात थी, पहली लोकोमोशन मतलब मोबिलिटी, और मोबिलिटी जिसको हम कह सकते हैं नक्लो हरकत या नक्लो अमल। दूसरी खुसूसियात है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब गिज़ाइयत का तरीका या तग़ज़िये का तरीका। अब ये दोनों खुसूसियात की बिना पर तमाम जानवरों को 2 ग्रुप में तकसीम किया गया। सबसे पहले लोकोमोशन की बिना पर, यानी ऐसे तमाम जानवर जिनमें अपनी मर्जी के मुताबिक वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं, उन जानवरों को एक ग्रुप में रखा गया जिसका नाम दिया गया किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया ये रिलेटेड टू एनिमल्स, यानी इसमें तमाम हैवानात का शुमार आता है जिनमें लोकोमोशन पाया जाता है। दूसरा है जिनमें लोकोमोशन नहीं पाया जाता, उनको नाम दिया गया किंगडम प्लांटी। अब किंगडम प्लांटी में वो तमाम जानवर शामिल हैं जिनमें कोई मूवमेंट नहीं होती अपनी मर्जी के मुताबिक, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। दूसरी ये तो होगी पहली खुसूसियात। अब दूसरी खुसूसियात है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, तग़ज़िये का तरीका या गिज़ाइयत का तरीका। तो गिज़ाइयत का तरीका जो है आमतौर पर जानवरों में 2 किस्म का पाया जाता है। पहला है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक ये एक तरीका है न्यूट्रिशन का। ऑटोट्रॉफिक मतलब वो तरीका जिसमें जानदार ग़िज़ाई सालमात अपने जिस्म में तैयार करते हैं, यानी अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। उन तमाम जानवरों को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। और दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मतलब गैर खुद कफील उर्दू में, और ऑटोट्रॉफिक को कहा जाता है खुद कफील। हेट्रोट्रॉफिक जो है इसमें जानदार अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरों पर मुनहसर होते हैं, यानी ये
अपनी ग़िज़ा दूसरों के ज़रिए हासिल करते हैं, और ये खुसूसियत पाई जाती है तमाम एनिमल्स में यानी हैवानात में, जो दूसरों के ज़रिए ग़िज़ा हासिल करते हैं। अब जो ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक ये अपने जिस्म के अंदर ग़िज़ाई सालमत तैयार करते हैं, और ग़िज़ाई सालमत तैयार करने के लिए जो उनमें प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं उसे? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इसमें शमसी तवानाई कीमियाई तवानाई में कन्वर्ट होती है, और इसको मुकम्मल करने के लिए मौजूद होता है इनके खलियात में क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी सब्ज़ मायना, और सब्ज़ मायना में मौजूद होता है क्लोरोफिल। अब इससे क्या पता चलता है हमको कि नबातात जो है, हम पढ़ रहे थे कि नबातात क्या है, तो नबातात जो है ये जानदारों का एक ग्रुप है। तमाम जानदार जो दो ग्रुप में तकसीम किए गए उसमें से एक ग्रुप है जिसके अंदर लोकोमोशन नहीं होता, और इसका मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी स्पेशल होता है, जिसको ऑटोट्रॉफिक तरीका कहते हैं। और ऑटोट्रॉफिक तरीके में होता क्या है? फोटोसिंथेसिस के ज़रिए फूड तैयार होता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए इन नबातात के सेल्स में यानी खलियात में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, और क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है क्लोरोफिल। यहाँ पर हेटेरोट्रॉप्स के अंदर ये तमाम चीज़ें नहीं होती, इसलिए अब हमको ये समझ में आ गया कि प्लांट क्या है और एनिमल्स क्या है। तो हमको एक अगला जो चैप्टर है उसमें एनिमल्स के ताल्लुक से भी पढ़ना है, इसलिए इतनी डिटेल में आपको बता दिया गया पहले कि दोनों में फ़र्क क्या है प्लांट और एनिमल्स के अंदर। तो उम्मीद करते हैं आपके ये सब समझ में आ गया होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अभी तक तो हमने सिर्फ यही समझा है कि प्लांट्स किसे कहते हैं। ये सारी जो डिटेल थी हमने सिर्फ प्लांट्स समझने के लिए पढ़ी है, लेकिन अब हमको ये भी समझना है कि इस सबक के नाम में लोअर प्लांट्स क्या है और हायर प्लांट्स क्या है। तो चलिए इनकी थोड़ी सी डिटेल और समझ लेते हैं कि लोअर और हायर प्लांट्स में क्या फ़र्क है। तो लोअर प्लांट जो है ये नॉन वास्कुलर होते हैं। नॉन वास्कुलर, पहले तो इनको लोअर प्लांट्स को उर्दू में कहा जाता है अदना नबातात। अदना नबातात मतलब ये नॉन वास्कुलर होते हैं जिनमें पानी ज़मीन से जज़्ब करने का निज़ाम मुकम्मल नहीं होता, या बहुत ही बुनियादी किस्म का होता है, या बहुत पुराने किस्म का होता है। देखते हैं, तो इसमें पहली जो किस्म है, इसमें पहला इस ग्रुप में जो शामिल होते हैं वो पौधे होते हैं थैलोफाइटा ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। थैलोफाइटा में आता है अलगी। अलगी पता है आपको, काई जिसे कहा जाता है उर्दू में, काई, ये थैलोफाइटा ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। बिल्कुल सादा शक्ल होती है इनकी। दूसरा ग्रुप लोअर प्लांट्स के अंदर आता है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स मतलब जल थलीय नबातात, पहला हो गया। ये दूसरा ब्रायोफाइट जल थलीय नबातात, ये भी जो है ये भी सादे किस्म के नबातात होते हैं। इनमें भी ज़मीन से पानी जज़्ब करने का निज़ाम नहीं पाया जाता। और तीसरी किस्म है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो है ये प्रिमिटिव किस्म के नबातात हैं जिनमें शुरुआती वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है, यानी जड़ का निज़ाम तो होता है लेकिन ये मुकम्मल डेवलप नहीं होता। पूरा इसमें जड़ को के ज़रिए पानी जज़्ब करने का निज़ाम नहीं पाया जाता, इसलिए इसको प्रिमिटिव कहा जाता है, यानी पुराना कदीम तरीका होता है ये हो गया लोअर प्लांट समझ में आ गया अब अपने। अब दूसरा है हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स कहा जाता है वो नबातात जिनमें मुकम्मल ज़मीन से पानी जज़्ब करने का निज़ाम पाया जाए, जिनमें फूल भी पाए जाते हैं और बीज भी तैयार होते हैं, उनको हायर प्लांट कहा जाता है। इसी तरह हम लोअर प्लांट्स को भी कह सकते हैं कि जिनमें
बीज नहीं पाए जाते, फूल नहीं पाए जाते और ज़मीन से पानी जज़्ब करने का निज़ाम भी मुकम्मल नहीं होता, उनको लोअर प्लांट्स कह सकते हैं। हायर प्लांट्स की मिसाल है या जिसमें दो बड़े ग्रुप आते हैं, मोस्ट एडवांस ग्रुप है ये, जिसमें से पहला है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जिसको कहा जाता है उर्दू में खुल बीजा नबातात, खुल बीजा नबातात। दूसरा है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो है ये सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता नबातात माने जाते हैं। इनमें फूल मौजूद होता है, एक पेचीदा किस्म का फूल पाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा एडवांस खुसूसियात रखते हैं। इनको कहा जाता है उर्दू में बंद बीजा नबातात, बंद बीजा नबातात। तो चलिए अब अपने ये समझ में आ गया लोअर प्लांट्स क्या है, हायर प्लांट्स क्या है और प्लांट्स यानी नबातात की अहम खुसूसियात क्या है। हमारे सबक का इतना हिस्सा तो कंप्लीट हो गया। अब अगला हिस्सा शुरू होता है अपना रिप्रोडक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन क्या है। अब समझते हैं हम रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जिसको उर्दू में कहा जाता है अमल तौलीद। अमल तौलीद ये क्या है, पहले हमको ये समझना है। तो अमल तौलीद जो है यानी रिप्रोडक्शन जो है ये जानदारों की अहम खुसूसियात में से एक है। तमाम जानदारों को जो हम गैर जानदार से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो उन खुसूसियात की बिना पर जिसके ज़रिए हम जानदार और गैर जानदार में फ़र्क वाज़े कर सकते हैं, तो उन खुसूसियात में से एक खुसूसियात है अमल तौलीद। अमल तौलीद चलिए हम तारीफ़ के ज़रिए समझते हैं कि अमल तौलीद यानी रिप्रोडक्शन किसे कहेंगे। तो उसकी तारीफ़ है जानदारों की वो सलाहियत जिसके ज़रिए वो अपने ही जैसा जानदार पैदा कर सकते हैं। क्या बताया गया तारीफ़ में कि ये एक जानदारों की सलाहियत है और ये ऐसी सलाहियत है कि जिसके ज़रिए वो अपने ही जैसा जानदार पैदा कर सकते हैं, यानी अपने जैसा नया जानदार वजूद में लाने का तरीका है ये। अब इसका मकसद क्या है, अमल तौलीद होना क्यों ज़रूरी है? तो इसका सबसे पहला मकसद ये है कि इसके ज़रिए जानदारों की बका रहती है, यानी उनकी नस्ल बाकी रहती है। आप लोगों ने कई सालों से कुछ पौधे या कुछ जानवर देखे होंगे जो कई सौ साल पहले भी मौजूद थे और आज भी मौजूद है। तो ये किस वजह से? क्योंकि उनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है और वो रिप्रोडक्शन से वही अनवा, वही स्पेसीज आज भी हमारे सामने मौजूद रहती है। उनकी अनवा आगे की तरफ बढ़ते जाती है। इसी तरह इससे और दूसरा मकसद क्या है अमल तौलीद का, कि इनकी नस्ल का सिलसिला जारी रहता है। नस्ल का सिलसिला जारी रहना मतलब ये पहले से भी मौजूद थे, रिप्रोडक्शन की वजह से ये अनवा, और आने वाले कई सालों तक भी यही अनवा बाकी रहेंगी इस खुसूसियात की वजह से। इसको कहते हैं नस्ल का जारी रहना। इसके बाद समझते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। आपकी तारीफ़ समझ में आ गई अमल तौलीद की कि अमल तौलीद का तरीका क्या है जिसमें जानदार अपनी ही जैसा नया जानदार पैदा कर सकते हैं। उसके बाद में हम समझ रहे हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी तौलीद के तरीके, इनको तरीके कहा जाता है। तौलीद के तरीके हर जानदार में मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन आम तौर पर तौलीद के तरीक़ों को दो मेजर ग्रुप में तकसीम किया गया है, दो बड़ी कैटेगरी में तकसीम किया गया है। पहले ग्रुप का नाम है गैर जिनसी तौलीद, या पहले तरीके का नाम है गैर जिनसी तौलीद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैर जिनसी तौलीद। और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जिनसी तौलीद। हम वो बाद में पढ़ने वाले हैं, पहले समझते हैं गैर जिनसी तौलीद। अब चलिए हम इसी तारीफ़ के ज़रिए गैर जिनसी तौलीद की भी तारीफ़ समझते हैं। तो कैसे?
क्या फ़र्क रहेगा इसमें? गैर जिनसी तौलीद मतलब जानदारों की वो सलाहियत जिसमें, अब यहाँ से चेंज होगा, जिसमें बगैर ज़वाजों के मिलाप से अपने ही जैसा जानदार पैदा कर सकते हैं, उसे गैर जिनसी तौलीद कहते हैं। इसमें फ़र्क क्या है? इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें ज़वाजे तैयार नहीं होते। ज़वाजे मतलब जिनको कहा जाता है गैमेट्स। ये गैमेट जो है ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स होते हैं, यानी नर ज़वाजे और मादा ज़वाजे। तो इस तरीके में ये ज़वाजे, ये गैमेट्स तैयार ही नहीं होते, फिर भी नया जानदार वजूद में आता है। तो अगर ऐसा तरीका होता है तो उसे गैर जिनसी तौलीद कहेंगे। इनकी खुसूसियात, फिर गैर जिनसी तौलीद के अंदर फिर होता क्या है इस तरीके से, क्या खुसूसियात है इसकी? तो नंबर 1 पहली खुसूसियात है कि इसमें एक ही मौरिस की ज़रूरत होती है। एक ही मौरिस की ज़रूरत मतलब ये जो तरीका है ये यूनिपेरेंटल तरीका है। यूनिपेरेंटल तरीका किसको कहेंगे? यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल यानी जिसके अंदर एक ही पेरेंट, एक ही मौरिस की ज़रूरत हो, मेल फीमेल होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही पेरेंट्स की मौजूदगी में ही नया जानदार वजूद में आ सकता है, इसलिए इसमें एक ही मौरिस की ज़रूरत होती है। अगली खुसूसियत क्या है? अगली है ज़वाजों की तैयारी नहीं होती। अब हमने तारीफ़ में ही देख चुके कि इनमें ज़वाजों की तैयारी नहीं होती और ज़वाजों का मिलाप भी नहीं होता। इस तरीके के ज़रिए यानी इन जानदारों में ज़वाजों की तैयारी नहीं होगी और ना ही ज़वाजों का मिलाप होगा। तीसरी खासियत ये होती है इनमें कि मौलूद क्लोन कहलाता है। मौलूद क्लोन कहलाता है, इसका मतलब क्या? मौलूद जो है यानी नया तैयार होने वाला इंडिविजुअल या नया ऑफ स्प्रिंग, ये जो मौलूद है, नया जो जानदार होता है, ये क्लोन क्यों कहलाता? क्योंकि क्लोन के मानी होते हैं ऐसा जानदार जो जेनेटिकली आइडेंटिकल हो। जेनेटिकली आइडेंटिकल मतलब जो जिनियाती तौर पर बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह हूबहू हो, उसे क्लोन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर गैमेट्स तैयार नहीं हुए। गैमेट जो है ये तगय्युर पैदा करते हैं, नई खुसूसियात का मिलाप लाते हैं। अब यहाँ पर गैमेट्स तैयार नहीं हुए, ज़वाजे बने नहीं, ना ही ज़वाजे आपस में जुड़ते हैं, तो इनमें नई खुसूसियत आने का कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए जो नए मौलूद बनेंगे वो क्लोन कहलाएंगे, यानी वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। चौथी खासियत होती है इसकी, तगय्युर ज़ाहिर नहीं होता। तगय्युर यानी तब्दीली, इनमें तब्दीली ज़ाहिर नहीं होती। वही चीज़ जब गैमेट्स नहीं बनेंगे तो अगली नस्ल के अंदर कोई भी तब्दीली वाक़ई नहीं होंगी। ये बिल्कुल जिनियाती तौर पर हूबहू अपने मौरिस की तरह ही होंगे। तो ये चारों खुसूसियात है गैर जिनसी तौलीद की, आपके समझ में आ गई होंगी। गैर जिनसी तौलीद क्या है? गैर जिनसी तौलीद तो हम उसको रिवाइज़ कर लेते। गैर जिनसी तौलीद मतलब ये तौलीद का एक तरीका है या जानदारों की एक सलाहियत है जिसमें ज़वाजे तैयार नहीं होते, ज़वाजों का मिलाप नहीं होता, फिर भी नया जानदार वजूद में आता है, उसे गैर जिनसी तौलीद कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इनकी चंद खुसूसियात है, एक ही मौरिस होता है इनमें, ज़वाजों की तैयारी नहीं होती, मौलूद क्लोन कहलाता है यानी जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, जिनियाती तौर पर बिल्कुल हूबहू नया जानदार होता है और इनमें कोई भी तब्दीली नहीं आती, यानी इनमें तगय्युर ज़ाहिर नहीं होता।